हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज हम देखने वाले हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग समझ गए थे कि जो हमारा आज के डेट में जो कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं वो पहले कभी ऐसा हुआ करता था, एक साथ हुआ करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग हो गए। ठीक है, अब की जो प्रेजेंट स्टेट है वो कुछ ऐसा दिखता है, इतना हमें पता है। ठीक है? अब देखो, वो अग्निर साहब ने इधर हमें बता नहीं पाए थे कि ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है उसका रीजंस क्या था। ठीक है, और वो जो दो रीजंस बताए थे उसमें से एक था ओल थिंग प्रोस, विच इज सपोर्टेड बाय टाइडल फोर्स। तो ये दोनों कुछ सही बैठ नहीं पाया, तो ये दोनों ड्रॉबैक्स बन गया था। ठीक है, अब बाद में आर्थर होम साहब ने आए थे। कौन आया था? और ये क्या किए थे, ये एक थ्योरी लाए थे जिसको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी नाम दिया गया। और इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारा स्टेनोस्फीयर वाला रीजन है उधर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के कारण क्या हुआ था, टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिला। टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, और जिसके कारण हमारा स्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड स्टेट में, ये हमें पता है। ठीक है, अगर ये सेमी सॉलिड स्टेट में है और इसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड स्टेट में है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसके ऊपर तैर रहा है। अगर मैं आपको एक ये मान लो कि समुंदर है और मैं इधर एक बोट बना दिया। ठीक है, और इधर आप खड़े हो। ठीक है, अब देखो, अगर इस पानी में कुछ हलचल होता है, कुछ मूवमेंट होता है, मान लो कि इस पानी इधर जान इधर मूवमेंट करने लगा, इसका स्रोत इधर मूवमेंट करने की कोशिश किया, तो पानी के साथ साथ ये जो हमारा बोट है इसका भी मूवमेंट होने लगेगा। समझ गए, इसका भी मूवमेंट होने लगेगा। वैसे अगर देखा जाए, इधर जो हमारा अस्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड स्टेट में है उसके ऊपर लिथोस्फीयर है। अगर ये सेमी सॉलिड स्टेट वाला रीजन में कुछ भी मूवमेंट होता है उस हिसाब से लिथोस्फीयर में भी उस वैसे मूवमेंट होगा। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ रखे हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। देखो, अब देखो, ये अगर ऐसा मूवमेंट होने लगा, ठीक है, हमें पता है ना कि जब भी मान लो कि सर्दी में कोई बाल्टी में हम पानी गर्म करने के लिए एक रॉड आता है, उसको डाल दिए। ठीक है, इसको लगा दिया करंट में।
अब इधर जो पानी है, अगर तुम स्विच बंद करके हाथ डाल के देखोगे तो ये पानी गर्म हो चुका है, ठीक है। तब फिर जब नहाने लगोगे पानी तुम्हें ठंडा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पानी ऊपर ही गर्म था, नीचे तो पानी ठंडा था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई चीज गर्म होता है, ठीक है, वो पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जिसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है, वो हमेशा ऊपर चला गया और चारों तरफ से ठंडा पानी नीचे आ गया उसके जगह फिल करने के लिए। वैसे उस तरह से इधर भी जितना एलिमेंट्स है उनका मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, ऊपर की ओर। मान लो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो फिर ये इधर मूव करने लगेगा, ये इधर मूव करने लगेगा, तो इसके ऊपर वाला जो लिथोस्फीयर प्रेजेंट है ये भी क्या होगा, डिस्टर्ब होकर इधर ये मूव करने लगेगा और ये वाला पार्ट इधर मूव करने लगेगा और बीच में से वोल्कानो, ठीक है। ठीक है, वोल्केनो की जन्म हो गया इधर इधर से। अब वोल्केनो की जन्म जब हो गया तो अंदर जो मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, तो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। जब ये बाहर निकलने लगेगा, इसके ऊपर जो प्रेशर ये बना हुआ था, ये जो लिथोस्फीयर का प्रेशर बना हुआ था, इसकी वजह से ये सेमी सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। ये जब बाहर आएगा प्रेशर तो रिलीज हो गया, ठीक है। अब लिथोस्फीयर मूव करने लगा, इधर एयर पास भी हो गया, इधर प्रेशर रिलीज हो गया, तो ये कौन सी स्टेट में बन जाएगा, लिक्विड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है, क्लियर है। अब जब ऊपर धरती के ऊपर लावा आ गया, ये धीरे धीरे ठंडा होके फिर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, चट्टान बन जाएगा, समझ गए। तो अब आर्थर होम साहब ने अब रीजंस दे दिए कि ये जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट होता था, ये जो ड्रिफ्ट था, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। इतना दो ही लाइन है मतलब इस थ्योरी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इतना बड़ा मतलब जो हम सॉल्व भी कर नहीं पा रहे थे कि ये ड्रिफ्ट किस वजह से हो रहा है, तो अब क्लियरली ये बात पता चल गया कि किस वजह से हो रहा है, समझ गए इतना बात, ठीक है, क्लियर है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम था, चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो चाहे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इन दोनों में, ठीक है, ना तो वर्नर साहब ना तो आर्थर होम साहब ये ओशियन के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये ड्रिफ्ट तो हो गया, लेकिन ड्रिफ्ट के साथ साथ ये सब नया ओशियन तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, और ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है इनके बीच में, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ये सारे के बारे में कोई कुछ बताया ही नहीं। तो इसके बाद में ओशियन को स्टडी करने के लिए एक थ्योरी आया, ओशियन को स्टडी करने के बाद एक थ्योरी आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको कौन लेके आए, हैरी हैरी हेज, ठीक है। अब देखो उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको समझाता हूँ। देखो ये पिक्चर वन में देखो, ठीक है। अब इधर से इधर नीचे से कन्वेक्शनल करंट की वजह से ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इधर फॉल्ट क्रिएट हुआ, इधर वोल्केन की इरप्शन होने हो रहा है मतलब धीरे धीरे, ठीक है। अब इधर लिथोस्फीयर मूव किया, इधर ये मूव किया, तो धीरे धीरे इधर जो क्रस्ट वाला पार्ट है उधर फॉल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो फॉल्ट देखने को मिला इसको हम रिफ्ट बोलते हैं, जो रिफ्ट वैली कहते हैं ना हम, ठीक है, इसको हम रिफ्ट बोलते हैं। अब धीरे धीरे ये धीरे धीरे इसके बीच में झील आ जाएगा, बारिश की पानी इकट्ठे होके बहुत साल में चेंजेस होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो गया, ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इधर धीरे धीरे झील बन जाएगा, लेक बन जाएगा, फिर नदी बन जाएगा, फिर वो समुद्र से मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे सी बन जाएगा, फिर जाके ओशियन बनेगा या फिर जो भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसा, अब देखो हम तो ये बोल दिया कि इधर था नॉर्थ अमेरिका और ये लगा हुआ था अफ्रीका। अब ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, वोल्केनो आ जाएगा, ठीक है। अब वोल्केनो आने के बाद वोल्केनो में क्या आता है बाहर, लावा, फिर लावा जब बाहर आता है
लावा धीरे धीरे क्या करेगा, इधर चट्टान रॉक फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, इधर रॉक बन जाएगा। अब रॉक बनने के बाद समुद्र की तल मतलब तैयार हो गया बन के। अब धीरे धीरे बाहर में जो पानी था धीरे धीरे घुसना शुरू हो जाएगा। समझिए इस पिक्चर को देखो, जैसे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो इधर पहले क्या हुआ होगा, इधर लावा निकला होगा, फिर लावा धीरे धीरे ठंडा होके चट्टान बन गया होगा, ठीक है, फिर समुद्र का तल बनना शुरू हो गया होगा, फिर इधर जो बाहर पानी था इधर अंदर घुसना शुरू कर देंगे, ठीक है, फिर ये वाला जो सागर फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले ये जब सेपरेट हुआ था तब इधर फॉल्ट क्रिएट हो गया, इधर से लावा निकला होगा, फिर समुद्र का तल बना होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देखो, अब ये लास्ट पिक्चर में तुम लोग देख रहे हो, अब ये बहुत टाइम लग रहा है ये सारी चीज बनने के लिए, सेपरेट होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया। ऐसा क्यों हुआ, हम कैसे बोल सकते हैं, जो ह्यारी इस नाम की व्यक्ति है, ये अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन को स्टडी करने गए, ठीक है, उनको क्या देखने को मिला कि अटलांटिक ओशियन के बीच में एक फॉल्ट है, ठीक है, एक गड्ढा है, मतलब ऐसे पूरे अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, ऐसे ऐसे एक गड्ढा है, एक फॉल्ट, ठीक है। और वो जब देखे और स्टडी करने लगे, उन्हें क्या देखने को मिला कि ये जो फॉल्ट मतलब जिसको हम इधर रिफ्ट बोल रहे हैं, उसको समुद्र के तल में हम क्या बोलते हैं, रिज, ठीक है, समुद्र के तल में हम बोलते हैं रिज, जहां पर ये रिफ्ट, ये जो रिफ्ट जैसा फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रिज, और जमीन में हम बोलेंगे रिफ्ट, और इधर समुद्र के तल में हम बोलेंगे रिज। तो उनको ये देखने को मिला कि ये जो रिज था, ठीक है, मिड ओशनिक रिज था, तो इस रिज के पास जितने भी रॉक्स थे, ठीक है, इस रिज के पास में जितने भी रॉक्स थे वो नया थे, न्यू रॉक, आज कंपेयर टू रीच से जितने दूर हो जाते, मतलब वो रीच से जितने दूर गए, उनको धीरे धीरे उससे भी पुराना, फिर उससे भी पुराना, उससे भी पुराना, ऐसे ऐसे होके सबसे पुराना रॉक इधर मिला। समझ गए, इतना क्लियर है। अब देखो इस पिक्चर में तुम लोग देखो कि इधर अब फॉल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, इधर फॉल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर इधर रीच का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसको हम बोल दिया रिच, ठीक है। अब धीरे धीरे इधर इधर मैं जितना जा रहा हूँ, ठीक है, उतना रॉक की एज पुराना होता जा रहा है। समझ गए। अब देखो ये सबूत है किसका, कि ये पूरा समुद्र का तल अगर पहले से हुआ करता था, ठीक है, तो ये जितने भी चट्टाने हैं, जितने भी रॉक्स हैं, तो सबका एज लगभग सेम होता, ठीक है। और इधर एज सेम ही नहीं है, ये जितने रिच से दूर जाते जा रहे हैं तो रॉक की एज क्या हो रहा है, पुराना होता जा रहा है। अब अगर मैं बताऊं आपको, देखो अब इधर जो चट्टान फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, इसका नाम मान लो कि मैं ए दे दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों का नाम ए दे दे, ठीक है। अब देखो ये फिर लावा निकलेगा, ठीक है, फिर इधर रॉक फॉर्मेशन होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सेपरेट हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है इधर, समझ लो, इधर डाइवर्जन हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये जितना आगे बढ़ता जाएगा, अब ये जो रॉक फॉर्मेशन हुआ था ए, वो धीरे धीरे इधर जाता जाएगा, ठीक है। अब नया लावा से नया रॉक फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो ए हम दिए थे वो धीरे धीरे इधर तक चला आएगा, फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा वो इधर आया होगा, उसके बाद वाला इधर आया होगा, अब रिसेंटली जो फॉर्मेशन होगा इधर होगा। समझ गए। तो धीरे धीरे ये सेपरेट होता जाएगा, डाइवर्जन होता जाएगा, और धीरे धीरे जो रॉक्स हम देखेंगे वो जितने हम रीच से दूर जाएंगे उतना पुराना होता जाएगा।
समझ गए? इतना क्लियर है? अब उनको ये देखने को मिला कि वो जो रॉक था सबका एज सेम नहीं था। मैं जितना रीच से दूर जा रहा हूँ उतना क्या हुआ था, उतना उसका रॉक्स का एज बढ़ता गया, ओल्डर होता गया। ठीक है, और ये था एक सबूत, एक एविडेंस, जो कि ये समुद्र का तल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि अगर पहले से एग्जिस्ट किया होगा तो सारे रॉक्स का एज समान होता। ठीक है, अब ये सबूत दिया कि सारे रॉक्स पहले मौजूद नहीं हुआ करते थे, ये अभी अभी बने। फिर उनको और क्या देखने को मिला, जो ओशियन की क्रस्ट में, ठीक है, जो ओशियन की क्रस्ट में वो फॉसिल्स ढूंढे, जो सेडिमेंट्स देखने को मिला उन्हें, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 मिलियन, ठीक है, 200 से 300 मिलियन ईयर्स पुराना था। उससे ज्यादा पुराना उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, उससे ज्यादा पुराना उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 200-300 मिलियन ईयर्स से पहले का कुछ भी सेडिमेंट्स, कुछ भी फॉसिल्स उन्हें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ओशियन का जो क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ है वो अभी अभी ही फॉर्मेशन हुआ है, 200-300 मिलियन साल पहले ही फॉर्मेशन हुआ है, उससे ज्यादा पहले फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब देखो उन्हें और क्या, अगर हम देखें ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं वो 2000-3000 साल पुराना भी मिल जाते हैं। ठीक है, और इधर हम जब देखें समुद्र के तल में जो सेडिमेंट, जो फॉसिल्स हम देखने को पाए हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 200-300 मिलियन साल पुराना है, ये मिला, उससे ज्यादा पुराना नहीं मिल पाया। तो ये भी एक एविडेंस हो गया कि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं हुआ करता था, ये भी अभी अभी बना है। तो तीसरा चीज ये है कि अगर तीसरा चीज ये है, हम पहले पढ़े थे कि ओशियन की जो क्रस्ट है, ठीक है, उसमें क्या था, सीमा, और सीमा कहा था मेंटल में। ठीक है, अब देखो, अभी कुछ देर पहले हम देखे कि समुद्र का तल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उधर से लावा आता है। ठीक है, और लावा धीरे धीरे ठंडा होकर रॉक्स में कन्वर्ट होता है, चट्टान में कन्वर्ट होता है। अब देखो लावा कहाँ से है, मेंटल से। ठीक है, मेंटल में क्या है, सीमा है। अब समुद्र का तल अगर लावा से ही बना है तो सीमा से ही बना है ना। अब समझ में आया ना कि समुद्र का क्रस्ट, जो ओशियनिक क्रस्ट हम बोल रहे थे कि सीमा से बना है, तो ये तो जाहिर सा बात है कि सीमा से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तल बना हुआ है ये तो मतलब बना है किससे, लावा से बना है। तो लावा मेंटल से आ रहा है जो कि सीमा कैरी करता है। समझ गए? इतना समझ गए? अब देखो दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अब हम बोल दिए कि इधर सी फ्लोर बन रहा है, सी फ्लोर बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे तो सी फ्लोर बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर धीरे धीरे सी फ्लोर बड़ा हो रहा है तो इसके हिसाब से पृथ्वी का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सी फ्लोर बड़ा हो रहा है ना। तो अगर बड़ा हो रहा है इसके हिसाब से तो पृथ्वी का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर यहाँ की बात हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ की बात हम अगर देखें तो इधर क्या हो रहा है, इधर से डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये इधर मूव करने लगेगा और ये इधर मूव करने लगेगा। अब देखो मान लो कि इधर से भी कोई जो मूवमेंट हो रहा है, किधर अस्टेनोस्फीयर में ऐसा वाला हो रहा है, और इधर से तो इधर ऐसा वाला हो रहा है, तो ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, ये आपस में टकराएंगे, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इधर कन्वर्जेंस वाला सिचुएशन हो गया। ठीक है, इधर कन्वर्जेंस वाला सिचुएशन हो गया, ये आपस में टकराएंगे। अब देखो इधर से तो फ्लोर बढ़ता जा रहा है, जब ये टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है,
जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो जो भारी वाला पार्ट है वो एकदम नीचे डेप्थ में चला जाएगा, समझ गए। जो भारी वाला पार्ट है वो किधर चला जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा। और भारी वाला पार्ट कौन सा है, सीमा। सीमा भारी रहता है आज कंपेरिजन टू सी, ठीक है। मतलब जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हिसाब से ज्यादा भारी है, क्योंकि ये भारी एलिमेंट कैरी करता है कौन, सीमा, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब ये भारी एलिमेंट कैरी कर रहा है तो ये नीचे घुस जाएगा, नीचे दब जाएगा, ठीक है। इसके ज्यादा पावर रहेगा, ये नीचे अंदर तक घुस जाएगा। तो इसीलिए इधर क्या हो रहा है, सबडक्शन, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, सबडक्शन। इधर हो गया डाइवर्जेंस, ठीक है, इधर सेपरेट हो रहा है। और इधर क्या फॉर्मेशन कर रहा है, रिज, ठीक है, मिड ओशनिक रिज, जिसको हम बोलते हैं मध्य सागर कटक, ठीक है। तो अब देखो ये जब इधर घुस जाएगा तो इधर भी कुछ गड्ढा टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इधर भी कुछ गड्ढा टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इधर भी एक सबसे बड़ा गड्ढा फॉर्मेशन होगा, इससे भी बड़ा होगा वो गड्ढा। तो इस गड्ढा का नाम क्या है, ट्रेंच, ठीक है। इसको हम बोल दिए ट्रेंच, समझ गए। अब देखो इधर देख रहे हो ना, ये रिज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इधर ये भारी वाला पार्ट अंदर जाके घुस रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इधर ये जो गड्ढा फॉर्मेशन हुआ ये है ट्रेंच, ठीक है। ये हो गया ट्रेंच का फॉर्मेशन, समझ गए। ये कन्वर्जेंस बाउंड्री है, ये कन्वर्ज हो रहा है इधर, इधर क्या हो रहा था, इधर डाइवर्जेंस हो रहा था, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, सबडक्शन जोन, ठीक है। सबडक्ट हो रहा है ना, एक दूसरे के अंदर घुस रहा है ना, इधर हो गया सबडक्शन जोन। अब देखो और एक चीज, इसमें से तुम्हें देख रहा होगा कि ये देखो कितना नीचे तक चला गया, कितना तल तक चला गया। अब इधर जो ये देखो ये इधर सबडक्शन हुआ, ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इधर ये ट्रेंच का, ये नाम पे फोकस मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। इधर ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, ये बहुत अंदर चला गया। तो देखो चांसेस कितना है, एकदम डेप्थ से भूकंप आने का चांसेस है, ठीक है। जो हमारा अर्थ को क्या है, एकदम डीप डेप्थ वाला होगा, ठीक है। एकदम डीप डेप्थ में होगा भूकंप, मतलब इधर से बनने का भूकंप का चांसेस है। लेकिन अगर देखा जाए इस वाले, अगर पिक्चर तुम देखोगे, ठीक है, इधर देखो, इधर चांसेस है, इधर पूरा इस डीप, इधर से कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाए, इधर से एकदम डीप डेप्थ से, इधर से क्रस्ट वाले रीजन, इधर से तो डीप से डिस्टर्बेंस होके भूकंप होने का चांसेस है, ठीक है। डीप डीप डेप्थ है, ठीक है। और इधर देखो बस इतने से ही, मतलब शैलो डेप्थ से ही इधर कितना दूर गया है, मतलब इधर से ही मतलब फॉर्मेशन हो रहा है वोल्केनो। तो ये आसपास का एरिया, इतने से एरिया में ये कुछ एनर्जी फॉल्ट क्रिएट करेगा, फिर भूकंप होने का चांसेस है। तो ये जो होगा शैलो डेप्थ, समझ गए। तो शैलो डेप्थ किधर होगा, रीज के पास होगा शैलो डेप्थ, और ट्रेंच के पास होगा डीप डेप्थ वाला क्या, अर्थक्वेक, समझ गए। और देखो ज्यादा अगर देखा जाए कि ज्यादा भूकंप का महसूस किधर होगा, इधर होगा, ये पास से आ रहा है ना। अब ये बहुत नीचे से अगर आएगा, हो सकता है कि इधर आते आते उसका एनर्जी खत्म हो जाए, समझ गए। ये ज्यादा नीचे से आ रहा है ना, और ये पास से ही आ रहा है, तो पूरी एनर्जी के साथ आएगा, समझ गए, इतना क्लियर है। अब देखो इससे हम क्या क्या सीखे, एक तो सीखे हम मिड ओशनिक रिज, ये क्या हुआ, जहां पर फॉल्ट क्रिएट हो गया, जहां पर डाइवर्जेंस हुआ था, ठीक है, फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो फॉर्मेशन हुआ रॉक का, उधर इस वाले रीजन को हम बोल दिए मिड ओशनिक रिज, ठीक है। और रिज में जो रॉक देखा जा रहा है वो एकदम नया रॉक, ठीक है। और इस, और ये जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर सबडक्ट पे हो रहा है, तो उधर जो गड्ढा फॉर्मेशन हो रहा है, उधर जो गर्त फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोल दिए ट्रेंच, ठीक है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए, रिज का नया रॉक है, और ट्रेंच के आसपास वाले एरिया में ओल्ड रॉक, ठीक है। जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना हमें एज का क्या होगा, बढ़ता जाएगा एज रॉक का, समझ गए, इतना क्लियर है। अब शैलो डेप्थ
और डीप डेप्थ वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो और एक चीज बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वो वाला हम बोल सकते हैं रिज वाला रीजन। ठीक है, ठीक है। अब और एक चीज बताऊंगा मैं आपको। हैरी को और क्या क्या मिला, हैरी को और देखने को मिला कि जो सी फ्लोर में, ठीक है, जो सी फ्लोर में रॉक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और देखे, उसमें डिफरेंस है। कैसे? मैग्नेटिक पोलैरिटी हम बोलेंगे, ठीक है, उसमें डिफरेंस देखने को मिला। कैसे? पहले एक चीज समझ लो, अगर मैं एक लोहे का रॉड ले लिया, ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक में वायर लगा दिया, ठीक है, और वायर को करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। तो अब इधर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में करवा दिया, तो अब ये जो रॉड था वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये हमें पता है। वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब वो मैग्नेट का पोलैरिटी डिपेंड्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नॉर्थ साउथ हो रहा है मैग्नेट का पोलैरिटी, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दूसरी डायरेक्शन में कर दूं तो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो इसका नॉर्थ और साउथ ऐसा है। अब अगर उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा इसका पोलैरिटी, ठीक है। अब देखो, ये हमारा मान लो कि कोर है, पृथ्वी का कोर है, और ये हमारा इनर कोर है। ऊपर वाला हो गया ग्रीन वाला हो गया आउटर कोर, व्हाइट वाला हो गया इनर कोर। और हमें पता है इनर कोर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और आउटर कोर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। अब देखो, आउटर कोर में अगर लिक्विड स्टेट में है ये, तो आउटर कोर में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका मूवमेंट होगा। लिक्विड स्टेट में जो रहते हैं उसका एलिमेंट्स तो इधर उधर मूव कर सकते हैं ना, समझ गए। तो आउटर कोर में इसके जो एलिमेंट्स हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जितने एलिमेंट्स थे वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। ऐसे मूव करने की वजह से अब ये सॉलिड स्टेट में है और ये हमें पता है आयरन ही है मैक्सिमम, और इसके चारों तरफ जो ये घूम रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये भी एक करंट की फ्लो जैसा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जैसा है। और इधर पूरे वैसे ठीक है, जैसे हम लोहे की रॉड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स किए थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया था, वैसे हमारा अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है अभी क्यों, मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है। तो अब ये सॉलिड स्टेट में है और इसके चारों तरफ जो एलिमेंट्स है वो मूव करने लगे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मान लो कि ये नॉर्थ और साउथ पोलैरिटीज का होगा। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए, अभी करेंटली हमारा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी अगर देखा जाए वो ऐसा है, साउथ नॉर्थ, समझ गए। तो उस तरह से ये ऐसा है। तो हो सकता है हमेशा तो एलिमेंट्स एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे ना, किसी और डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर लिए उल्टा होके, तो इसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, ये साउथ और नॉर्थ हो जाएगा, समझ गए, चेंज हो जाएगा। और ये इतना मतलब ऐसे नहीं कि आज नॉर्थ साउथ था
फिर कल की डेट में साउथ नॉर्थ हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अगर रिसर्च से देखा गया है कि हमारा अर्थ का पोलैरिटी 170 टाइम्स चेंज हो चुका है। ठीक है, 170 टाइम्स चेंज हो सकता है, चेंज हो चुका है कितने साल में? 76 मिलियन ईयर्स। समझ गए? 170 टाइम चेंज हो चुका है 76 मिलियन ईयर्स। समझ गए? अगर इससे और पीछे हम जाए तो और भी कई बार चेंज हो चुका होगा। समझ गए? अब देखो, रिसेंटली हमारा जो पोलैरिटी है अर्थ का वो है ऐसा वाला, साउथ नॉर्थ। ठीक है, ऐसा वाला है जो कि 60-70 हज़ार साल के पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, अब देखो कि ये समझ गए ना कैसे चेंज हो रहा है? एक दिन में चेंज नहीं होगा, इधर नॉर्थ साउथ का, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ऐसे वाला था नॉर्थ साउथ, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 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 होते होते फिर हो जाएगा उल्टा। समझ गए? तो अब ये समझ गए ये बात। अब एक चीज समझना है तुम्हें, अगर मैं कहूँ आपसे, चलो ये देख लो कि मान लो कि ये है लावा। ठीक है, ये है लावा, ये किस स्टेट में आया था? लिक्विड स्टेट। और इधर मैं एक मैग्नेट रख दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट रख दे रहा हूँ ऑपोजिट पोल वाला, जो कि अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है ना, पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ अगर आएंगे सामने सामने अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट पोल्स आएंगे सामने अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल्स आएंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से अपोजिट पोल वाला हम इधर रख दिए मैग्नेट। ठीक है, अब देखो इस लावा के अंदर जितने भी मतलब मैग्नेटिक वाला एलिमेंट रहेंगे तो वो एक तरह से इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिन जिन के, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, तो वो सब इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब अगर मैं मैग्नेट को उठा के इधर ले जाऊं तो इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। समझ गए? अगर इसको इधर ले आया जाए, इधर ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे वो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा इन सब का। ठीक है, अब देखो ये लिक्विड स्टेट में था, मैं इधर मैग्नेट ले आया और ये धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठीक है, और ये रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद ये रॉक में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं मैग्नेट को इधर ले आऊँ तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में आ गया। और सॉलिड स्टेट में आने के बाद ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अभी लिक्विड स्टेट में था और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में ये एकदम रह गया। ठीक है, वैसे उस तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, उस तरह से अगर देखा जाए ठीक है, इधर मान लो कि मेडोसनी की ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो हरी साहब को ये देखने को मिला। ठीक है, हरी साहब को इधर ये देखने को मिला कि ये रीज के पास में जो रॉक्स थे उनको अगर मैग्नेटोमीटर में उनका मैग्नेटिज्म चेक किया जाए तो मैग्नेटिज्म चेक किया जाए कुछ का डायरेक्शन, मतलब सबका हर किसी का डायरेक्शन अलग आया। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में थे। ठीक है, मान लो कि ये है, अभी हमारा अर्थ का पोलैरिटी ऐसे है साउथ नॉर्थ करके। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में रहे हैं, और मान लो कि 1 लाख साल पहले इसका डायरेक्शन मान लो कि इसका पोलैरिटी ऐसा टाइप का था नॉर्थ साउथ, तो इधर जो रॉक मिलेगा तो उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। समझ गए? और धीरे धीरे देखे रहे, अगर कुछ का डायरेक्शन उन्हें ऐसा मिला, कुछ का वैसा मिला, तो हर किसी का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखने को मिला वो अलग अलग था, अलग अलग टाइम पीरियड में। तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब ये समझे हम कि ये समुद्र का तल एक ही दिन में नहीं बना है, ये बहुत टाइम लगा है इनको बनने में, धीरे धीरे बनना है। और जितना हम दूर जाते गए उतना रॉक का एज ओल्ड होता गया। समझ गए? इतना तो समझ गए ना? क्लियर है ना इतना? अब देखो ये समझ गए ना? तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के जो
11वीं क्लास की एनसीईआरटी उस किताब में कुछ लाइनें लिखे हुए हैं, देखो इधर। हीट और स्प्रेडिंग का अगर थ्योरी हम देखें, उसका एविडेंसेस देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area। ये हम समझ गए कि जो रिज के पास है वोल्केनिक इरप्शन होके लावा आया, ठीक है, और लावा आके धीरे धीरे इधर रॉक्स में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। द रॉक्स इक्वल डिस्टेंस ऑन either sides of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation, ठीक है। क्रेस्ट मतलब ऐसे जो उठा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो रिज, मिड ओशनिक रिज के पास ऐसे क्रेस्ट क्रेस्ट टाइप का फॉर्मेशन जो है, वो बोला कि एक जगह पे उनका बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिला है। एक जगह पे जो रॉक्स को हम स्टडी कर रहे हैं रीच के पास, उनको सिमिलरिटीज बहुत देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो उसका केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब एक जगह पे जो रॉक्स हम देख रहे हैं उनका सिमिलरिटीज देखने को मिला। ये जो रीच के पास आसपास वाला एरिया, मतलब जो न्यू रॉक फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीज आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट, ठीक है। अब देखो नॉर्मल पोलैरिटी क्यों बोला है, मतलब अभी के जो अर्थ की पोलैरिटी है साउथ नॉर्थ वाला, और इसके साथ वो मैच कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है नॉर्मल पोलैरिटी। समझ गए? ये तो हमें पता है कि अभी जो मिड ओशनिक रीज के पास जो भी रॉक्स हैं वो अभी का रॉक्स हैं, नया रॉक्स है, न्यू रॉक्स हैं, ठीक है, वो एकदम न्यू रॉक्स हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो मिड ओशनिक रिज के पास जितने भी रॉक्स देखने को मिला, इनका पोलैरिटी नॉर्मल है, मतलब पोलैरिटी आज के जो अर्थ की पोलैरिटी है उसके साथ सिमिलर है। और क्या है, यंगेस्ट है। यंगेस्ट ये हमें पता है, ये नया रॉक, ये अभी इन्फॉर्मेशन हुआ, जितना दूर जाएंगे उतना पुराना होता जाएगा, उतना ओल्ड होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस आज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, मतलब वो बोल रहा है रिज के पास, इसको हम बोलिए क्रेस्ट, रिज के पास जो फॉर्मेशन हुआ, तो क्रेस्ट से जितना हम दूर चलते जाएंगे तो रॉक का एज बढ़ता जाएगा। सही बात बोल रहा है, क्लियर है। अब देखो द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हमें पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 2000 साल से पुराना सेडिमेंट देखने को मिल जाता है, और इधर ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन 300 मिलियन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में यंग कौन रहेगा, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, क्लियर है। The age of the rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 मिलियन ईयर्स ago, ठीक है। वो बोल रहा है कि ओशियनिक क्रस्ट में जो रॉक्स हैं उनका एज ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन 300 मिलियन के आसपास है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन आर ओल्ड आज 30 to 100 मिलियन ईयर्स। समझ रहे हो, ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का रॉक का फॉर्मेशन 3200 मिलियन ईयर्स पुराना भी है। तो नया वाला कौन सा है, ओशियनिक क्रस्ट। समझ गए इतना क्लियर है। अब देखो the sediments on the ocean floor are unexpectedly very thin। ये तो हमें पता है, ये नया फॉर्मेशन हुआ है, एकदम थिन लेवल पे ही मिलता है, और उसके कंपैरिजन में कंटिनेंटल क्रस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। Scientists were expecting if ocean floor were as old as continent to have a complete sequence of sediments for the periods much longer duration। However, now here sediments column found to be older than 200 million years। तो बोल रहा है कि जो बात हम बता रहे थे कि वो 200 मिलियन ईयर्स एगो का, इससे ज्यादा मतलब 200-300 मिलियन ईयर्स का ही सेडिमेंट्स उधर है, ठीक है। द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक, ये भी हम पढ़ लिए कि जो ट्रेंच हुआ करता था, ट्रेंच कहाँ पर होता था, जहाँ पर कन्वर्जेंस होता था, जहाँ पर सबडक्शन जोन जहाँ पर बोलते थे हम, सबडक्शन जोन, वहां पर क्या होता था, डीप ट्रेंचेस होता था, और उधर डीप सीटेड अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता था, डीप डेप्थ तक अर्थक्वेक होने का चांसेस था। समझ गए?
अब देखो, while in the mid oceanic ridge the earthquake foci have shallow depth। ये भी हम देख लिए कि जो मिड ओशनिक रीज वाला एरिया था उधर अर्थक्वेक शैलो डेप्थ तक ही रहता है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, सारी चीजें क्लियर है ना, इतनी चीजें। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोग बिना समझे इस एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आ जाओगे, पहले कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला है इस चीज। अब हमें पता चल गया सब कुछ। इधर अगर हम देखेंगे, जो पोलैरिटी की बात की है हम लोगों ने, ये सीधा एक ही लाइन में बता दिया कि अंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीज आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर elongation। क्या घंटा समझेंगे हम इससे, नॉर्मल पोलैरिटी क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझ गए ना। तो इसको अब हम, इसके बाद आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और ये सबका दुख दर्द मिटा देगा, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो, या फिर कौन सा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो, ठीक है। अब सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी तो सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें हमें माउंटेन की फॉर्मेशन, ठीक है, वोल्केनो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, माउंटेन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, अर्थक्वेक कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो इन सबको बता देगा कौन, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और ये इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।